हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और नई भर्ती के बारे में। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्टें हमें देखने के लिए मिल रही हैं और इसमें जो टोटल पद आ चुके हैं वो हैं 6000 से भी ज़्यादा पोस्टें इसमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसमें आपकी क्या सैलरी रहने वाली है और कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या आपको योग्यता क्या चाहिए, किस आयु वर्ग के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या इतने के प्राविधान के अनुसार, ठीक है, इतने के अनुसार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका रिक्त कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के पद के जो आवेदन पत्र हैं वो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या फिर आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो आपकी तिथि है वो 2 जनवरी यानी कि आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हो प्रातः 10 बजे से, और जो इसकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की वो आपकी 31 जनवरी को रखी गई है। तो जो ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से भरने हैं, कोई भी आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। और ऑफलाइन फॉर्म वो क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है। इस फॉर्म को केवल उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, केवल उत्तराखंड की महिलाएं अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। बाकी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और जो ऑनलाइन का माध्यम होगा वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से भरना होगा, wecduk.gov.in। तो दोस्तों, आपको जो अपना फॉर्म है वो फॉर्म इसी पोर्टल के माध्यम से भरना है, और फॉर्म कैसे भरना है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल में कि आपको अपना जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। साथ ही जो विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना जो होगी वो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अगर आपका फॉर्म गलत भर दिया जाता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया भी उसमें दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि चयन कैसे होगा आपका और आपको क्या क्या इसमें योग्यताएँ चाहिए और क्या इसमें अर्हताएँ रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे 2 टेबल दिए गए हैं। ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए और ये है आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयु सीमा की। तो जो कार्यकर्त्री के लिए जो आवेदन, इन दोनों के लिए आयु सीमा सेम रखी गई है। आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही लिखा है कि आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य है। साथ ही आपको आयु में सीमा में छूट मिलेगी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, जैसे SC ST के लिए मिलती है, OBC के लिए जैसे 3 साल मिलती है, SC के लिए 5 साल मिलती है, ST के लिए 3 साल, और जनरल और EWS के लिए कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो जनरल और EWS कैटेगरी की महिलाएं हैं, अगर उनकी आयु 18 वर्ष और 35 वर्ष के बीच है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली आपकी, मिनिमम आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा आपको क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। यानी कि आप न्यूनतम आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10th हैं और आपने 12th नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपको 12th पास आपको होना चाहिए। और निवास की बात करें तो आवेदक जो होगा उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जिस राजस्व ग्राम में हैं तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होगा। ये आपको जब आप फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा साफ कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके गांव में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और किस में आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद वरीयता की बात करें तो मतलब वरीयता किसको दी जाएगी, अगर आपकी मान लो मेरिट सेम बनती है तो वरीयता किसको दी जाएगी। तो इसमें वरीयता उसको दी जाएगी जो कार्यरत सहायिका हैं, जो पहले से कार्यरत सहायिका है, या फिर जिनके पास पूर्व में अनुभव है, या फिर जो विडो हैं मतलब विधवा हैं, या फिर जो तलाकशुदा हैं। तो उनको इसमें क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। सेम इसमें भी
सहायिका आंगनबाड़ी सहायिका में भी उन्हीं लोगों को वरीयता दी जाएगी, उन्हीं महिलाओं को वरीयता दी जाएगी जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने पहले आंगनबाड़ी में काम किया है, या फिर जो विधवा हैं, या फिर जो तलाकशुदा हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए, अंक तालिका यानी कि मार्कशीट। उसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। परिवार रजिस्टर की नकल आपको चाहिए, परिवार रजिस्टर की जो प्रति होती है वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आप तहसील से भी ले सकते हैं, अपनी जो आपकी तहसील है वहाँ से भी आपको, अगर आप तहसील में संपर्क करेंगे तो वहाँ से भी आपको परिवार रजिस्टर की नकल मिल जाएगी और ये आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको वहाँ पे जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो वहाँ पे अपलोड करना है। और अगर आपने BA MA स्नातक और प्रास्नातक किया है, UG PG किया है, तो उसकी भी अंक तालिका आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, और आपको जो वरीयता, अगर आपको वरीयता चाहिए जो भी इससे पहले बताई थी मैंने, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेरिट का। ठीक है, मेरिट का निर्धारण आपका कैसे होगा, यानी कि आपका चयन कैसे होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं आपका चयन कैसे होगा। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, इसमें आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट कैसे लगेगी, न्यूनतम आपको 12th पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाओगे, और अधिक से अधिक आप इसमें PG की डिग्री ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उस बेस पे आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा, आपकी मेरिट उस बेस पे बनेगी। ठीक है, अगर आप UG PG में नहीं भी हैं, अगर आप केवल 12th पास हैं, तो तब भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आपकी मेरिट लगेगी। और मेरिट किस बेस पे लगेगी, मेरिट सूची शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अनिवार्य, ये तो अनिवार्य है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। उसके बाद स्नातक और परास्नातक UG PG उपलब्धता के अनुसार एवं अनुभव के आधार पर बनाई जाएगी। तो अगर मान लो आपको आपके पास 12th भी है, UG और PG भी है, प्लस आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने पहले आंगनबाड़ी में काम किया है, तो वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। तो उस बेस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, उस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अपलोड करना है। अब उसके बाद जो मेरिट बनेगी आपकी, उसमें कैसे आपको अंक कैसे मिलेंगे, जो आपको 10th और 12th में जितने भी मार्क्स मिले हैं ना, उसको टोटल जितने आपने अर्जित किए हैं उसको 10 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने अगर जैसे किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं, तो 45 को डिवाइड कर देंगे 10 से, 45 डिवाइड बाई 10, तो उसको प्राप्त होंगे 4.5 अंक प्राप्त होगा। तो 45 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका जो बनेगा 4.5, तो आपका ये ऐड होगा 4.5। वैसे ही अगर किसी को, अगर मान लो किसी को 50% अगर किसी के आए हैं 10th में 12th में, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके जो अंक बन जाएंगे, आपके 5 अंक बन जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर आपके किसी के 80% आए हैं 10th में, तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो उसको कितने अंक मिलेंगे, 8 अंक मिलेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद सेम वही है, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए तो उसको 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग और CGPA पद्धति में भी प्राप्त अंक भी अगणित किए जाएंगे। ठीक है, CGPA और उसमें भी ऐसे किए जाएंगे। मान लो CGPA में कैसे किए जाएंगे, मान लो आपको अगर आपने UG किया है, लेटेस्ट UG किया है, और आजकल तो CGPA में रिजल्ट आता है, तो मान लो आपको CGPA बनी है आपकी 7.5 CGPA, तो इसका मतलब है कि जो आपकी परसेंटेज बनी है वो आपकी बनी है परसेंटेज कितनी, 75% बनी है आपकी। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7.5। तो 7.5 अंक आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसी आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद PG और UG अगर आपने अपलोड किया है, तो यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 अंक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 3 अंक की अधिक मान्यता प्रदान की जाएगी।
तो 10th और 12th में तो आपको जितने परसेंटेज हैं उस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे, लेकिन यूजी और पीजी में आपकी मेरिट, यूजी और पीजी में सबकी मेरिट क्या रहेगी, मतलब सबको क्या रहेंगे, सेम अंक मिलेंगे। चाहे आपने यूजी में चाहे फर्स्ट डिवीज़न है चाहे सेकंड डिवीज़न है, अगर आपने यूजी किया है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, अगर आपने पीजी किया है तो आपको क्या रहेंगे, आपको 3 अंक मिलेंगे। उसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी, उसमें सबको सेम अंक मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अनुभव है तो 1 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष है तो 1 वर्ष 1 अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब 1 साल की अगर आपने सेवा की है, अगर आपने 1 साल की सेवा की है तो आपको 1 अंक मिलेगा, 2 साल की सेवा की है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो ऐसी आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी मैं निवास स्थान की बात कर रहा था, तो ये केवल ग्रामीण के लिए नहीं है, शहरियों के शहरी क्षेत्रों के लिए भी है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, राजस्व ग्राम होते हैं, वार्ड के हिसाब से होता है, तो उसमें वार्डों के हिसाब से क्या मिलेगा, हमें जो फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और रिजर्वेशन जो है वो भी हमें वहाँ पे उसी हिसाब से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात की गई निवास की, तो ग्रामीण का तो मैंने बता दिया था आपको, उसी राजस्व ग्राम का निवासी होना चाहिए जहाँ पे वो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। ये जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है कि शहरी क्षेत्रों हेतु आवेदक उसी वार्ड का स्थायी निवासी होनी चाहिए, मतलब क्योंकि महिलाओं के लिए तो होनी चाहिए, जिस वार्ड में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। संबंधित वार्ड में अस्थायी निवास की पुष्टि हेतु उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ वोटर आईडी कार्ड अथवा राशन कार्ड की प्रति जिसमें संबंधित वार्ड संख्या आदि का उल्लेख हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप जिस वार्ड में रहते हैं आपको उस वार्ड का क्या, अपनी जो आपके पास वोटर आईडी होगी या फिर आपका जो राशन कार्ड होगा वो आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। बाकी डोमिसाइल तो आपने अपलोड करना ही है। तो ये थी इसकी मुख्य जानकारी। मैंने बता दिया कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या आपकी आयु रहने वाली है। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहती है वो लगभग 10 से 15 के बीच में रहती है, 10 से 15 हज़ार के बीच में रहती है। और साथ ही साथ अभी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये आज के पेपर की कटिंग है, इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की है, और जो सैलरी बढ़ाने की मांग इन्होंने की है उन्होंने मानदेय 26,000 रुपये करने और राज्य की बात की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है वो 26,000 रुपये होनी चाहिए, तो इसकी आप इन्होंने मांग की है। तो देखते हैं कि सरकार कब तक इनकी मांग मानती है और कब इनकी सैलरी 26,000 रुपये की जाती है। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास रहने वाला है। आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, और जो पोर्टल का लिंक है ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, लिंक से प्रिंट तक पूरी डिटेल में अगली वीडियो में बनाऊँगा। उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। तो जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके पास एक बहुत अच्छा मौका, बहुत बेहतरीन मौका उनके पास अभी के लिए है। तो वो प्लीज़ अपना ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। अगर आपका इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।